theatres in the state to accommodate this movie. So far as the stupendous success, commercial success of course is there, the parameters are very clear. This movie is basically changing the way we are going to look at cinematic parameters from now on. What are your first thoughts? आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप लोग आए। और पीछे जो बैठे हैं अगर चाहे तो मैं खड़ा हो सकता हूँ ताकि मैं भी आपको देखूँ। मैं आपको भी देखूँ। थैंक यू। ये बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास छोटे शहर का, जिसको अंग्रेजी नहीं आती ऐसे परिवार से आया, एक टीचर का बेटा हूँ। तो मैं ज़्यादा ये सफलता सक्सेस ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता। मैं वही हूँ जो आप पहले था, देवेंद्र जानते हैं, और वही रहने वाला हूँ। तो ऐसा मुझे उसमें मत बात हुआ। लेकिन ये सक्सेस किसकी है मैं बताता हूँ। सक्सेस किसकी है। आज मैं फ्लाइट में जब चल रहा था तो जब हम लोग आ रहे थे तो जो सिक्योरिटी वाला बाहर जो चेक, उसके चेहरे पे वो खुशी थी जो किसी माँ के चेहरे पे एक बच्चा पैदा हो गया। आगे चल के जो जो बग्गी चलाते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे वो लोग, जो स्टारबक्स पे सामान बेचते हैं, एलीट लोग जो थे टाई सूट वाले, वो देखते थे, पहचानते थे, कुछ नहीं बोलते। तो ये लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहे थे। उनके चेहरे पे वो भाव था जब बहुत लेट किसी के बच्चा हो तो जो खुशी होती है। एक असंभव चीज जब संभव हो जाए तो खुशी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो सफलता है ये मेरी नहीं है। मैं इसको कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड्स आज पहली बार डालना चाहता हूँ। और अगर आप थोड़ा भी मेरा सम्मान करते हैं तो आज के बाद प्लीज इस सफलता को मुझसे ना चुकाएं। मैं सिर्फ एक माध्यम था। ये ऐसी चीजें सरस्वती के आशीर्वाद से होती हैं। इसके पीछे बहुत डिवाइन फोर्सेस होती हैं। आप माने चाहे ना माने, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा है। एक आइडिया का टाइम आ गया था, उसको होना ही था। क्योंकि मैं शिव और सरस्वती का उपासक हूं, इसलिए मुझे कश्मीर का विषय मिल गया। और ये सक्सेस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये सक्सेस है टीकालाल टपलू जी, ये सक्सेस है जस्टिस नीलकंठ गंजू जी, ये सक्सेस है उन एयरफोर्स ऑफिसर्स की जिन्हें अपनी जान यासीन मलिक की गोलियों से, ये सक्सेस है गिरजा टिक्कू जी की, उनके बच्चों की। वो हर व्यक्ति, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसमें बहुत वर्ष लगते हैं, युग लग जाते हैं। मैं जब शूट कर रहा था कश्मीर में, देवेंद्र में तुझे ये बताना चाहता हूँ, मैं चारों तरफ जब देखता था वो एक बंजर जमीन, मैंने जमीन तो बहुत खूबसूरत है, पर एक बंजर जो जहाँ पे ना तो आज कोई संगीत है ना म्यूजिक है। तो मैं सोचता था एक वक्त में कैसे आए होंगे वहां पे मुखर्जी साहब, कैसे उन्होंने ऐलान किया होगा कि इसको बदलना है और इसको एक बनाना है, भारत का अखंड, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। टीकालाल टपलू जी इकलौते मेरे ख्याल से दो ही, एक या दो वहां पे उस वक्त हमारी विचारधारा के लोग बीजेपी के थे, अकेले। मुझे लोगों ने बताया वो अकेले पैदल दिन भर घूमते ही रहते थे, लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। उनको क्यों मारा गया? वो पहले एक लीडर थे जिनको मारा गया, आपने इसमें भी देखा। वो कहता है कि किसको मारा? संतोष टिक्कू, जो सतीश, मैं माफ करिए, सतीश कुमार टिक्कू। और वो इंटरव्यू में कहता है क्यों मारा? कहता हिंदू था। कहता हिंदू होना क्या कोई गुनाह है? कहता नहीं, आरएसएस का था। कहता आरएसएस का होना गुनाह है? कहता हाँ, हिंदू होना भी गुनाह है, आरएसएस का होना भी गुनाह है, कांग्रेस का होना गुनाह नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होना गुनाह नहीं है, अर्बन नेशनल होना गुनाह नहीं है। दुर्गा को मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से देखा है लिखा हुआ। क्या लिखा था दुर्गा, मां दुर्गा के बारे में बता दूंगी, वो गुनाह नहीं है। लेकिन एक कश्मीर में ऐसी बीज डाल दिया गया कि हिंदू होना गुनाह है, और उससे लड़ते लड़ते
जो भी फिगर है, चाहे वो 4 लाख है, चाहे 5 लाख है, लाखों में ना फंसिया, लेकिन सारे के सारे हिंदू आज वहां है ही नहीं। उनका जो संघर्ष है ये उसकी जीत। उन्होंने कभी अपने बच्चों को ना तो पत्थर उठाने दिए, ना बदला लेना दिया। आपको यकीन नहीं आएगा साहब, हम जब रिसर्च कर 4 साल में इसमें रिसर्च, हम जब रिसर्च कर रहे थे, मैंने कहा कहीं ठीक है इन लोगों ने बदला लेने के लिए बंदूक नहीं उठाई, लाठी नहीं उठाई, पत्थर नहीं फेंका, पर कहीं पे कुछ हेट स्पीच तो होगी। फिर ट्विटर में इधर उधर कहीं लिटरेचर में ऐसे में हेट स्पीच मतलब जिसने आपको जुल्म किया, जिसने आपको मारा, सताया, उसको लेके आप खूब गाली गलौज की। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कहीं हेट स्पीच तक नहीं। तो उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ सरस्वती की उपासना में लगाया, पढ़ाया, और उसका कारण आज ये है कि जितने कश्मीरी बच्चे हैं ये दुनिया में हर जगह, कहीं पॉलिसी मेकिंग में हैं, कहीं वो एडवोकेट्स हैं, अटॉर्नीज हैं, कहीं पे नासा में हैं, कहीं इंडिया में तो डिफेंस में इतने सारे रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सारी दुनिया में आज ज्ञान और एक ह्यूमैनिटी का प्रकाश फैला रहे हैं। और जिन्हें जुल्म किया उनके बच्चे गरीबी में पत्थर थे। तो ये उन सब माँ बाप जिनका त्याग और तपस्या, जिनका संघर्ष से उनके बच्चों को ये सफलता मिली, उनके बच्चे मतलब हमारे बच्चों को ये सफलता मिली, मतलब भारत को ये सफलता मिली, ये सरस्वती की उपासना की जो सफलता है ये उसकी सफलता। आज जैसे एक जमीन रेगिस्तान की बंजर हो जाती है, कोई उसमें पानी ही नहीं पड़े अगर, तो और क्रैक्स आते जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो मूल हमारी कॉन्शियसनेस है उसके साथ हो गया। हम लोगों को हमेशा बांटने की कोशिश, तो ये हो तो वो हो, पूरे भारत में ऐसा विश्वास हो गया था कश्मीर कोई अलग जगह। आम भारत में लोग ये पूछने लगे थे कि जम्मू में बर्फ गिरती है तो क्या होता है? जम्मू में बर्फ नहीं गिरती, पर जम्मू कश्मीर आमतौर पे, मैं तो महाराष्ट्र में हमेशा मुझसे बहुत लोग पूछते थे, अच्छा वहाँ शूटिंग कर रहे थे, जम्मू में बर्फ थी कि नहीं थी? वैष्णो देवी लोगों को लगता है बर्फ गिरती है। हमने कश्मीर को सिर्फ नक्शे में ही, अपने दिमाग से भी टेढ़ा मेढ़ा बना के हमें प्रेजेंट कर दिया गया। जो बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा था उसको पता ही नहीं इसका सत्य क्या। आज इस फिल्म के जरिए सबको ये पता चल गया कि बिना कश्मीर के भारत का कोई अस्तित्व नहीं। ये उस बात की सफलता है। आज भारत का जो जितना ज्ञान है, जो नॉलेज है, हमारी जो मूल वैल्यूज है, वो मूलतः आप देखिए कश्मीर से ही वो ज्ञान की गंगा बहती है। और इसीलिए कश्मीर को सेंटर ऑफ नॉलेज बोला गया हमेशा। और ये भारतीयों ने नहीं, विश्व में चाइनीज लोगों ने लिखा है, उन्हें भी नॉलेज सेंटर बोला है। रोमन एम्पायर ने इसको नॉलेज सेंटर बोला था। ईरान इराक में तो ये फेमस ही था कि वो नॉलेज सेंटर है। और ग्रीक लोगों ने भी बोला। सारा विश्व मानता था कि कश्मीर जो है वो भारत का एक नॉलेज सेंटर है, क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं वहाँ जाके वहाँ पे अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे। इसलिए शंकराचार्य की तपस्या करते। ये शिव और सरस्वती की जमीन है। तो जो लोग कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, तो आप अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ गया हो, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट यही पूछेगा ना, भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है? बात तो वहां से शुरू होगी। हमको जहाँ दिया गया था कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 एक सिविलाइजेशनल नेशन जो है उसका तो एक बहुत छोटा सा एक साल है। भारत का निर्माण 1947 को नहीं हुआ। तो ये तो कोई भी एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये शिव और सरस्वती की जमीन है, या अभिनव गुप्ता की जमीन है, जहाँ उपनिषद लिखे गए वहां की जमीन है, जहाँ पतंजलि ने योग सूत्र लिखे वहां की जमीन है, ये तो नाट्यशास्त्र जहाँ भरत ने लिखा उसकी जमीन है, जहाँ पंचतंत्र लिखे गए उसकी जमीन है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद जो भी देखता है उसको कोई यह बहका नहीं सकता उस युवा को कि इसका ओरिजिनल टाइटल किसका है। ये उस हर युवा की जीत, ये उसकी सक्सेस है, ये हम सबकी सक्सेस है। इसलिए सक्सेस को बांट के एक आदमी पे केंद्रित कर देना, ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के साथ तो जायज है, मेरे साथ कृपया ये अन्याय ना करें।
या जिस सबकी सफलता है, तो ये मेरे भाव हैं। विवेक जी थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2019 ताशकंद फाइल्स, 2022 कश्मीर फाइल्स, दो बिंदुओं के बीच में जो जर्नी था, कहीं पे पॉइंट आया होगा जब आपने कहा होगा कि यस दिस इज द स्टोरी आई वांट टू टेल, और ये मेरा इंस्पिरेशन, ये थोड़ा सा हमें जानकारी। ये 2019 में हमने 2018 में चालू कर दिया था। ताशकंद फाइल्स के रिलीज होने के काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था काम। और ये जब मुझे डॉक्टर सुरेंद्र कौर हैं अमेरिका में, कश्मीरी पंडित हैं, वो मुझे अचानक, जब एक डिवाइन फोर्सेस काम करती हैं तो वो अचानक मिल गए। उन्होंने मुझसे एक सवाल कहा कि भाई आप हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लोग देखते नहीं है, और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, कश्मीर पे फिल्म बनाना मतलब अपनी जान को सीधा दांव पे लगा देना है, तो ये कैसे करूँ, यानी आप बताइए। तो उन्होंने बोला था विवेक जी आप भी ऐसा बोलेंगे तो फिर मतलब हमारे लिए कोई आशा नहीं है, देयर इज नो होप फॉर अस। और उसके बाद जब मैं अमेरिका से वापस आ रहा था फ्लाइट में, तो मेरे दिल में ये बात बहुत चुभी। लौट के जब मैं आया, मैंने पल्लवी से ये बात करी, उसके बारे में वो बताएंगी कि इनने कैसे फैसला किया उसका, क्योंकि पल्लवी जी का रोल इसमें जो है, कहते हैं शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, और वो शक्ति क्या है, वो शक्ति है कॉन्शियसनेस। शक्ति वो दुर्गा का रूप नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है शिव। तो मैंने पल्लवी से कहा भाई ये बड़ा कांटों भरा रास्ता है, इसमें जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, और इसमें क्रेडिबिलिटी को तो ये लोग डिस्क्रेडिट कर ही देंगे, आपको पुरानी चीज़ें उखाड़ के आपकी क्रेडिबिलिटी को करेंगे। और सबसे बड़ा खतरा इसमें ये है, अगर इसमें हम सफल नहीं हुए, कहीं 19-20 हो गया गलती से, तो फिर इस विषय पे कोई भी कभी कोई फिल्म अगले 100 साल में बनाएगा नहीं। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट, बहुत ही बड़ा क्रेडिट पल्लवी जी को जाता है। और जिन लोगों ने इस यात्रा को देखा है पिछले 4 साल, कई लोग जानते हैं इस बात को, मैं तो इतना सोशल मीडिया में दिखता ही रहता है, पूरे टाइम पल्लवी साथ में रह के, एक सेकंड नहीं, पूरा रिसर्च 4 साल पल्लवी ने सारे इंटरव्यूज किए, सारे लोगों के दर्द और पीड़ा को समझा, जिसको मैंने स्क्रिप्ट में उतारा फाइनली। तो ये कॉन्शियसनेस है। पल्लवी जी, दिस इज अ क्यू फॉर यू टू शेयर योर पार्ट ऑफ दैट जर्नी। नहीं, ये विवेक की पुरानी आदत है, ये हर चीज़ मेरे ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम काम साथ में करते हैं, जब हम साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में हमको जिसका सामना करना पड़ता है, वो दोनों एक साथ ही करेंगे। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का मसला है, जब विवेक मेरे पास आए, और मैं बहुत ऑनेस्टली आज आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ, मुझे कश्मीर के बारे में पता नहीं। हमारे कई दोस्त हैं, कश्मीरी पंडित दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन 32 सालों से कोई भी कश्मीरी पंडित बहुत वोकल नहीं रहा है अपने दर्द के लिए। तो जब कभी हमने पूछा, कभी मुझसे पूछ लिया, कभी और किसी से पूछ लिया, हमारे प्रोड्यूसर थे के वक्तल नाम से, कोई बताता नहीं था। हाँ बस वो हम निकल आए वहाँ से। तो जो पूरा सत्य है कश्मीर का मुझे पता नहीं था। तो विवेक ने जब कहा कि इसके ऊपर फिल्म बनानी, तो मैंने कहा व्हाट अबाउट इट। मुझे लगा जैसे ये मिशन कश्मीर वगैरह की फिल्में बनी है, वैसे ये कोई और बनानी है। मैंने कहा ये बनाने का क्या फ़ायदा है, अपना क्या लेना देना इससे। तो फिर जब विवेक ने मुझे बिठा के सब समझाया, तो मैं तो अवाक रह गई कि ये जब हुआ, ऐसा नहीं कि ये कोई 400 साल पुरानी घटना है। ये जब हुआ था 1990 में, मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया था, मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी बच्ची थी या मुझे पता नहीं था या मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। तो ये बात मिस कैसे हो गई हमसे, पता कैसे नहीं चला। और अपने आप से इतना मैं बता नहीं सकती, एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि शायद हम जो समझते हैं खुद को, वो हम हैं नहीं। खुद की नज़रों में अपने आप को छोटा पाने लगता है। तो रिसर्च जब की मैंने थोड़ी बहुत, तो पता चला कि ये तो थोड़ा है सेंसिटिव मामला है।
तो मैं बहुत दिनों तक सोचती रही इसके बारे में, मैंने तुरंत हाँ भी नहीं कहा। और जब फाइनली मैंने मन बना लिया कि अगर हमने एक राह चुनी है और हम अगर कह रहे हैं डंडे की चोट पे पहली फिल्म से कि हम फाइल्स खोल के रहेंगे, तो ताशकंद के बाद तो ये लाजिम है, अगर हम 30 साल से मुझे ही नहीं पता है तो मैंने ही तो धोखा दिया है उनको, क्योंकि ये बात कुछ तक नहीं पहुँची। तो आपको क्षमा मांगने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैंने कहा ये हमारी तरफ से सारे कश्मीरी पंडित समाज को और कश्मीर राज्य को, जिसे हमने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, हमारी तरफ से ये सॉरी कहने का मौका है और इसको गवाना नहीं चाहिए। तो हमने फिर ये डिस्कशन किया, उसमें बच्चों को भी शामिल किया कि उन्हें ऐसा ना लगे कि अरे माँ बाप ने पता नहीं कौन सा खतरा मोल लिया और हमारी ज़िंदगी को क्या बना दिया। तो हमने उनको भी साथ में लिया, उनको भी समझाया और वो बहुत अच्छा हुआ ये डिसीजन हमारा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि यंग बच्चे आजकल खासकर शहरों में, बम्बई में पले बड़े हैं, तो एक कहीं थोड़ा सा निकल रहे थे शायद एक दिशा में, तो इस फिल्म की वजह से वो वापस ठीक रास्ते पर आ गए। आपने आपके इंटरव्यू में, साक्षात्कारों में कई मरतबा कहा है कि इसका काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ, लगभग 3-4 साल आप जगह जगह घूमे, तो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स थे या जो विटनेसेस थे इस पूरी जीनोसाइड का, तो उनके आपने इंटरव्यूज़ लिए और मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ भी देखे हैं जिसमें आपने जो पेनफुल जर्नी थी, फुल एक्सपीरियंस, ऐसा एक कोई इंसिडेंट स्टैंड्स आउट इन योर मेमोरी? एक्चुअली पहला इंटरव्यू मतलब एवरीथिंग वाज टेरिबल, आई मस्ट टेल यू, क्योंकि हम जब गए वहाँ उनसे पूछने के लिए तो हमें पता था कि हाँ इनके पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन कैसे की थी ये नहीं पता था। तो हम गए उनके पास, इतना मतलब इतना स्वागत हमारा किया उन्होंने। कश्मीरी पंडितों में एक हाँ हॉस्पिटैलिटी के लिए तो वो जाने जाते हैं और उनका एक कुछ ऐसा खास रिचुअल है कि जब टेबल पे वो खाना रखते हैं तो उसमें कुछ 7 या 9 रंग वो टेबल पे दिखने चाहिए, ऐसा कुछ एक कस्टम है। तो सारी डिशेस उनकी जो भी हैं वो दम आलू से लेके और राजमा और याखनी से लेके सब कुछ था वहाँ पे, और हमें नाम बता रहे थे कि ये है ये है, बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया उन्होंने, खूब गप्पे हुई, सब हुआ। फिर हमने कहा चलिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है आपके पिता की हत्या हुई थी, तो हम लोग बचपन से शुरू कर दिया। तो काफ़ी अच्छा रहा बचपन हमारा, हमारे जो नेबर्स थे बहुत प्यार से हम लोग रहते थे, शिवरात्रि पे वो हमारे यहाँ आते थे, हम ईद पे उनके यहाँ जाते थे, वो सब हुआ। और फिर मैंने कहा वो इंसिडेंट बताइए मुझे, और वो इंसिडेंट बिल्कुल मतलब एक्सप्रेशन नहीं थे उनके चेहरे पे जब वो बात करने लगी इसके बारे में। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पहले तो गोली मार दी थी और जब वो मर गए तो उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए और एक बोरी में भर के झेलम में फेंक दिया। और 2-3 दिन बाद जब वो बोरी ऊपर आई तो उसमें शायद उनका कोई आठ था या कुछ था, उसका एक कुछ कोना मिल गया, इसलिए पता चला कि हाँ ये इनके शरीर के हिस्से हैं। अब आप सोचिए कि जिनके साथ हमने कुछ देर पहले खाना खाया हो, जिनके परिवार के साथ हम लोग मिले हैं, चाय पी रहे हैं, डेजर्ट्स खा रहे हैं, मिठाई खाई उनके साथ, और उनकी जीवन में इतनी पीड़ा होगी ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की। और ऐसे एक के बाद एक मतलब आपकी कल्पना के बाहर है कि हत्या तो मतलब बहुत ही मामूली शब्द लगता है उसके सामने। अगर मैं कुछ और थोड़ा सा बताऊं, अगर किसी को तकलीफ ना हो यहाँ पे, तो एक इंटरव्यू में एक महिला ने हमसे कहा कि उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था पुलिस और सीधा पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गई। जब पोस्टमार्टम किया उनका और बॉडी वापस मिली तो जगह जगह गोलियों के निशान थे, और पोस्टमार्टम करने के बाद तो सिलाई भी ढंग से हुई नहीं थी, तो सब अंदर के ऑर्गन्स दिख रहे थे। और वो इतनी रो रही थी जब वो ये
जबरदस्ती नहीं देखा होगा, मुझे देखना पड़ा क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें मिलना है और तब ये मैंने सब देखा। तो ये ऐसे रोज रोज 3-4 अलग अलग जगह से ऐसी दर्दनाक पीड़ादायी चीज़ें हम लोग सुन रहे थे कि ये जब किस्सा मैंने सुना तो मैं मेरे कैमरे के पीछे थे, वो महिला बैठी थी, उनके पीछे ही कैमरा था जो मेरे ऊपर था, मेरे उसके पीछे बैठे हुए थे। तो मैं ऐसा इशारा करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतनी घुटन मुझे महसूस होने लगी और मैंने कहा रहने तो मुझसे नहीं हो रहा इंटरव्यू, और मैं उठ गई ऑलमोस्ट और फिर एकदम से बैठ गई हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सुन के सहन नहीं कर पा रही हूँ कि महिला उसमें 30 सालों से यही जख्म अपने दिल में लेके वो जी रही है, और सिर्फ जी रही है, वो इसका क्लोजर भी नहीं मिला है क्योंकि किसी को सजा नहीं हुई है। उनके पिता के साथ जिन्होंने ये किया है कोई भी गया नहीं है, जेल FIR नहीं है, कुछ नहीं है, और आज 32 साल हो गए इस बात को। ये सारे जख्म लेके जब वो बैठे हैं इतने दिनों से और किसी ने सुना तक नहीं उनको, और हम लोग भारत की इतनी महानता की बात करते हैं, हम विश्वगुरु अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या किया है हमने अपने ही देश में। तो बहुत ही आप उनके पूरे कैथारसिस का एक माध्यम बने, और वो मतलब हर एक व्यक्ति में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबने हमसे एक बात जरूर कही कि रोना उनको इस वजह से भी आ रहा था कि वो वापस उन्हें याद आ रहा था सारा, वो तो है ही खैर जख्म, एक बहुत गहरा जख्म है, लेकिन कहना उनका ये था कि पिछले 32 साल में किसी ने हमसे आके इस तरह से पूछा ही नहीं जैसे आप पूछे हैं, और इसीलिए वो आंसू निकल रहे थे सबके। आपने विवेक जी, पल्लवी जी, दोनों आपने कई माध्यम में ये कहा है कि काफ़ी सारे हर्डल्स आपको फेस करने पड़े हैं, जो कि बॉलीवुड के इकोसिस्टम के भीतर पिक्चर रिलीज होने के बाद आपको फेस करने पड़े। बट हम जानना चाहते हैं कि इस पिक्चर का जो पूरा वर्किंग प्रोसेस जो कहते हैं, पूरा शूटिंग वगैरह, उसमें भी आपको कई दिक्कतें आई होंगी, कई हर्डल्स का सामना करना पड़ा होगा, तो वो क्या उसका देखिए, फ्रीडम का मतलब ये होता है कि एक कोहेसिव सोसाइटी हो, जहाँ पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो समर्थन ना हो, लेकिन बिना बात का विरोध भी ना। अब इसको शुरू से अगर देखें तो फिल्म बनाने का मतलब एक आइडिया, अब उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन और रिसर्च चाहिए। जब ज्यूस के ऊपर शिंडलर्स लिस्ट बनाई गई तो उनको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था, वो एक जगह जाके उस मटेरियल को इकट्ठा करना और पढ़ना समझना और फिल्म बनती है। एक किताब लिखी गई थी जिसके ऊपर, यहाँ तो कोई FIR ही नहीं लिखी गई थी, कोई रिसर्च ही नहीं था, कुछ नहीं। भारत सरकार को RTI भेजिए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भेजिए तो वो कुछ 100-200-219 का नंबर बता देते हैं। तो आदमी करे क्या? तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, कैसे ढूंढे। अच्छा, एक पूरी की पूरी सोसाइटी टुकड़ों में बढ़ गई, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ जम्मू में रह गए, कुछ दिल्ली आ गए, कुछ अब उनको ढूंढना जोड़ना तो वो बहुत बड़ी समस्या थी, और उसको धीरे 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 हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया पूरा। दूसरी समस्या ये थी कि भाई इसको कौन फाइनेंस करे, कहाँ से पैसे आए। शुरू में तो हम निकल पड़े, हमने कहा कि अब जो है सर पे कफन बांध के निकल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमने तो ये सोचा नहीं था कि फीचर फिल्म बनाएंगे, हम तो जो बने डॉक्यूमेंट्री बने, वेब सीरीज बने, कुछ नहीं होगा तो हमने ये सोचा था कि चलो यूट्यूब में डालते। मैंने पल्लवी से एक बार बोला खा लूँ, मैंने कहा वर्स कम टू वर्स, मैं किताब लिख दूंगा। तो हमारे यहाँ एक, अच्छा यही मैं अगर बोलता, देखिए कितनी आसान, आपको मैं देखिए कितना बड़ी हमारे कंट्री में हिपोक्रेसी है। अगर मैं किसी भी से भी बोलता कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, हमने 700 लोगों का इंटरव्यू किया से फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता 700 तो छोड़िए, मैं कहता मैं कुछ 8-10 लोगों, 8-10 कश्मीरी मुस्लिम लोगों का रियल इंटरव्यू कर रहा हूँ, और उनके इंटरव्यू पे बेस्ड एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, कैसे आर्मी ने इन लोगों को सप्रेस किया और ऑप्रेस किया। आप यकीन करिए ना, हमें मेहनत करनी पड़ती,
ना हमको कोई स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टार्स भी आ जाते हैं, पैसा भी आ जाता है, मार्केटिंग भी हो जाती है, सब कुछ होता है और शायद हम भी बहुत पैसे कमा लेते हैं, पर हमने वो रास्ता ही नहीं चुना क्योंकि हम फिल्म बनाने के लिए नहीं है। फिल्मों से, बॉलीवुड हॉलीवुड से तो मैंने 2010 में रिजाइन कर दिया। देवेंद्र मेरे को तब से जानते हैं, इनसे मेरा बड़ा प्रेम का भी रिश्ता है और जब हम कोई नहीं जानता था मुझे, तभी मुझे जानते तो इसलिए गवाह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये ना सोचे मैं आज बोल रहा हूँ ये बात, तो मैंने तो ये तय ही कर लिया था कि मेरे को ये सब में पढ़ने नहीं। मैं भारत की जो कहानियां कोई भी बताने में डरता है वो कहानी में बताऊं। अब पूरा का पूरा वो इकोसिस्टम जिसकी कल प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, वो पूरा इकोसिस्टम इस बात में लग गया, अरे ये फिल्म क्या खा के बनाएंगे, बनाए तो हम देखते हैं, राइट। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का जमाना है, तो पहले आपको पर्सनल होता, सोशल मीडिया में आपको ओपनली थ्रेट्स आने लगती हैं, गालियां मिलने लगती हैं, नफरत मिलने लगती है। पर हमारे केस में वो नॉर्मल ट्रोलिंग नहीं थी, जो एक नॉर्मल ट्रोलिंग तो मैं बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं चिंतित तब हुआ जब लोग ये बताने लगे अच्छा अभी आप यहाँ हैं, तब मुझे थोड़ी चिंता हुई कि अगर वो ये देख रहा है कोई कि मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, तो मेरे बच्चे बीवी इनका भी सोचते होगा, फिर वो मैसेज भी भेजने लगे अच्छा निकलो तो घर से बाहर, तुम्हारे घर से कोई भी निकले बीवी बच्चे। मैं लोगों को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया, बताया अभी तक नहीं बताया मैंने क्या लिखते थे, लेकिन एक मैं पिता भी तो हूँ, मैं एक बेटी का भी तो बाप हूँ, मैं एक पति भी तो हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी इनके लिए भी। मैंने कफन बांध लिया इसका मतलब ये थोड़ी मैं अपनी 18-19 साल की बेटी से भी एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी चल पड़े इस रास्ते में, तो वो एक खतरा। दूसरा, कहीं से कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं, कहीं भी किसी चीज से एक्टर्स काम करने को तैयार नहीं, बड़े कैमरामैन कैमरा करने को तैयार नहीं। तो हमने सब अपना इंडिजिनस इकट्ठा किया, हमने उन लोगों को पकड़ा जो कुछ भी नहीं था। जो कैमरामैन की इतनी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, उसको तो काम ही नहीं था, कुछ काम था ही नहीं उसका। वो यंग मराठी लड़का था, हमने कहा चलो कुछ नहीं किया ना, हमारे साथ काम करो। म्यूजिक डायरेक्टर कुछ नहीं, उसके पास कोई पूछता नहीं, कोई काम नहीं देता, हमने कहा हमारे साथ काम करो। आज उसी म्यूजिक की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। तो ऐसे लोगों को किसी तरह से किया, फिर पैसे नहीं थे। इस फिल्म को कायदे से कोई भी बिना स्टार के भी, अगर कोई भी आदमी जो जरा भी फिल्म बनाना जानता है, वो कहेगा ये इस स्केल की फिल्म 3 घंटे की कम से कम 70 से 80 दिन में शूट होनी चाहिए। हमने 30 दिन में शूट की। कश्मीर में हमने सोचा कि चलो कश्मीर आए तो यहाँ के लोगों को भी तो समझे, ऐसा नहीं भाई है तो अपने बच्चे हैं, तो अपने देश में रह तो रहे वहाँ पे, ब्रेन वॉश है, इस्लामिस्ट हो गए, जो भी हो गए, जब उनसे बातचीत तो करें, देखें क्या होता है। उनको हमने खाने पे बुलाया, हमारे साथ बैठे, उन्हें लड़की भी थी वहाँ की जो कि बहुत अच्छी थी, जो अपने को मानती थी कि मैं भारतीय हूँ, ये मुस्लिम लड़की, पर वो उसको ऐसा नहीं था कि ये अलग है। वो बातचीत में वहाँ हर कोई बोलता है इंडिया, ऐसे यूज करते हैं। पर अगर आप थोड़े से संवेदनशील हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज करें तो आपको समझ में आएगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब 1990 के बाद पैदा हुए। इनको बताया ही नहीं गया कि भारत और कश्मीर का क्या रिश्ता है। तो उसके खिलाफ सब हो गए। अगले दिन उसको 4-5 दिन के लिए भागना पड़ा छोड़ के शुरू। फिर मेरे ऊपर फतवा इशू कर दिया। अब फतवा इशू करने का मतलब है दोबारा कश्मीर भी नहीं जा सकता हूँ, और यहाँ पे भी सोच सोच के चलना पड़ता है, क्या करें क्या नहीं करें। फिर मार्केटिंग कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट, आपने तो अपनी आंखों से देखा है। आज देखिए मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था इस फिल्म को, ये बड़े बीच कैंडी की फिल्म नहीं है, ये तो नासिक, रतलाम, ऐसे छोटे मोटे शहरों में लोगों को देखने की फिल्म है। ये हर भारतीय को देखने की फिल्म है, किसको विश्वास ही नहीं था। 400 स्क्रीन, यानी बॉलीवुड की बी ग्रेड फिल्म भी जो होती है वो 1,500 स्क्रीन पर रिलीज होती है। ये कश्मीर है लोगों के दिमाग में, ये जो स्टैब्लिशमेंट है पूरा, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ बॉलीवुड का, मीडिया का। फिर मीडिया, मैं गिड़गिड़ा के लिटरली बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, सरस्वती की साक्षी मान के बोल रहा हूँ, गिड़गिड़ा के मैंने कहा प्लीज प्लीज इसको आप थोड़ी स्पेस दो, लोगों को पता तो चले कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आ रही है। और एक बार पता चलेगा तो देखिए लोग कैसे उमड़ेंगे, तैयार नहीं। और अब फिल्म सक्सेसफुल होगी तो वही
जनाब जो थे कल मेरे जान के पीछे पड़ गए कि आपको इंटरव्यू करना ही पड़ेगा मेरे साथ। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं करूंगा। आप देखिए तो हिपोक्रेसी की सीमा तो देखिए। मैंने कहा आपके साथ नहीं करूंगा। उनके यहाँ एक लड़की थी, कश्मीरी पंडित लड़की, मैंने कहा मैं इसके साथ करूँ। वो मैं कई दिन से पीछे पड़ी थी, उसके साथ तय हो गया, ये कल ही की बात है, यस्टरडे कल उसके साथ तय हो गया, वो तैयार होके आ गई, कुर्सी में हम अनुपम की पल्लवी बैठ गए, वो बैठने आ रही थी, उसको जबरदस्ती वापस बुला लिया गया। और जो महाशय करने को उनने, मैंने जब मैसेज भेजा कि मैं दिल्ली 2-3 दिन पहले, मैंने कहा अच्छा भाई तुम, हम जब मांग रहे थे तुम नहीं दे रहे थे, अब तो फिल्म थोड़ी चल पड़ी है तो आप क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने बोला मैं दिल्ली में नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप दिल्ली में नहीं है पर आपका इंडिया टू, सॉरी आपका ऑफिस नहीं है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सारा व्हाट्सएप है। मैंने कहा आपका स्टूडियो तो दिल्ली में, वो तो नहीं भागा जा रहा है कहीं? तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, उसके बाद जवाब ही नहीं दिया। तो उस लड़की के साथ तय हुआ, और सच कह रहा हूँ वो स्टेज पे आई और उसको किसी काम से बुलाया गया। उसका मैंने देखा दूर खड़ी, उसकी आंखें बड़ी गीली थी। तो मैंने उससे बोला और इंटरव्यू चल, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या? कहती नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, अब वो हमारे सीनियर एडिटर ने बोला। तो सीनियर एडिटर साहब जब आए तो मैंने कहा नहीं, आप भले आपको करने में, मैं इसके बिना नहीं करूँगा। और उसको फिर स्टेज पे बुलाया गया। अब पूरा भारत टूट टूट के फिल्म देख रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई डिवाइडेड ओपिनियन नहीं है। जो भी 80 साल की महिलाएं भी देख के आ रही है, रो रही है, बच्चा भी रो रहा है। आज तो मुझे इतने सारे लोगों से फोन आए जिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, वो भी रो रहे हैं, हर व्यक्ति रो रहा है। अब तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आज शाम को देख रहे हैं और मैं उनके वीडियो कल पोस्ट करूंगा, वो भी रोएंगे। तो रो सब रहे हैं जो सिनेमा के अंदर फिल्म देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने शिव और सरस्वती की भूमि के साथ क्या कर दिया, वो फिल्म देख के रो रहे हैं। और जो फिल्म नहीं देख रहे हैं वो बाहर बैठ के रो रहे हैं। वो इस बात पे रो रहे हैं कि लोग फिल्म क्यों नहीं। तो ये जो समस्या है, ये पूरा, तो फिर आए हमसे इंटरव्यू करने, तो कहने का देयर इज अ डिवाइडेड ओपिनियन। मैंने कहा देखिए एक सेकंड, सबसे पहले तो ये कहते नो डिवाइडेड ओपिनियन, आप ओपिनियन डिवाइड करें। इतने साल से आप लोग झूठ बोलते हैं, कहते आपके अगेंस्ट कुछ लोग क्यों है? मैंने कहा इसलिए है कि जो झूठ की दुकानें आपने 32 साल से खोली है। मैं आपको एक बताऊं, कश्मीर एक पॉलिटिकल समस्या नहीं है, कश्मीर एक कमर्शियल समस्या है, कश्मीर एक व्यवसाय है, कश्मीर एक धंधा है। ये टेररिज्म का धंधा है, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का धंधा है, ये अर्बन नेशनलिज्म का धंधा है, ये इंटरनेशनल धंधा है। जैसे पैलेस्टाइन उसी तरह और इस फिल्म ने उस धंधे को पूरी तरह से बंद करना तय कर लिया है, इसलिए ये लोग इसी का वेट भी धागा पकड़ के आपने कश्मीर को 370 अनुच्छेद के पहले भी देखा है, 370 अनुच्छेद जाने के बाद भी देखा है, कई आपने वहाँ पे एक्सप्लोरेशंस किए, तो क्या फर्क महसूस होता है और इसका आगे चल के ये पूरे डायलॉग में क्या इसका योगदान है? देखिए जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो दो बातें होती है। मैं डॉक्टरों ने मुझे बताया, अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आपकी स्पिरिट है कि मैं फिर से चलूं, तो आप धीरे धीरे धीरे, रिकवरी बहुत स्लो होती है पर अल्टीमेटली लोग चलने लगते। और अगर इच्छा शक्ति नहीं हो तो आप वेजिटेबल बने पैरालिसिस में पड़े रहते हैं, कोमा। चलिए मान लीजिए कश्मीर का जो भी हुआ, पर 60-70 साल से कोई इच्छा शक्ति ही नहीं थी उसके लिए कुछ करने की, तो वो एक पैरालाइज्ड वेजिटेबल की तरह पड़ा था। भारत के लोग भी भूल गए थे। हमें तो ये भी नहीं समझ में आता था कि अफगानी जुबान अलग है और कश्मीरी अलग है। हम तो हर किसी को जो ऊपर का मानने लगे थे कि कश्मीरी। तो अब 370 हटाने के बाद एक बात तो तय है, आज होम मिनिस्टर जी से मिलकर पल्लवी से मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनने जो बातें बताई कि किस तरह से कश्मीर का एक मैप है, विजन,
वो लंबा रास्ता है, लेकिन इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं आपको गारंटी करता हूं कि कश्मीर उठ के चलेगा और भारत से ज्यादा। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे एक ही बात बोली, उन्होंने बोला कि अगर हम सबकी चेतना फिर से जागृत हो जाए तो कश्मीर, मेरा ऐसा विजन है कि पूरे विश्व में ह्यूमैनिटी और वननेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना के छोड़ेंगे। रास्ता कठिन है, रास्ता लंबा है, लेकिन मैं कश्मीर में, हम जब गए कई बार, तो आपको एक बात बता दूं, जो 1990 के बाद का युवा जो बिल्कुल तय ये मान के चलता था कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो भी जब हमसे इस बार बात कर रहा था तो उसकी चिंता ये नहीं थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं, उसकी चिंता ये थी कि अब 370 हट गया है तो ऐसा तो नहीं कि जॉब जो है हमें कम मिल जाए और बिहारियों को ज्यादा मिल जाए। तो चलिए ये चिंता तो महाराष्ट्र में भी रहती है, तो कम से कम इस तरह से तो हम जुड़े, चिंताओं में तो जुड़े। विवेक जी, पल्लवी जी, आपने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? आप दौड़ के यूएस में आपने इस मूवी को दिखाया, सीनेटर्स मतलब लिबरल्स हो, डेमोक्रेट्स हो, सबने देखा, एथनिक ग्रुप्स ने देखा, आपने बताया भी है। कैपिटल हिल में कांग्रेशनल इन्विटेशन पर आपको बुलाया गया, देयर इज नथिंग, इट्स द एपिटोम ऑफ एनी मूवी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो क्या हुआ, जब कुछ नहीं था, कोविड का विरोध था, यहाँ सब कुछ बंद था, तो हम लोगों ने फिर ऐसा सोचा कि चलो अमेरिका में 8 नवंबर को प्लेन फ्लाइट जाना खुल गई, तो हमने कहा चलिए वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे लोगों को दिखाते तो कम से कम ये तो पता चले कि क्या हो रहा है। पर हमने वो जब चर्चा चालू की कि हम अमेरिका में दिखाना चाहते हैं, बड़े छोटे लेवल पे 2-4 जैसे आपको फ़ोन कर दूँ कि अच्छा भाई साहब कुछ मदद करिए, हमारे कुछ लोग इकट्ठे कर लीजिए तो फिल्म देखें, ऐसे करके हमने शुरू किया। लेकिन 10-12 दिन के अंदर 36 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गई, वर्ल्ड ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, फिजिशियन ऑर्गेनाइजेशन, तेलुगु ऑर्गेनाइजेशन, कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन, मराठी समाज, बंगाली समाज, 36, नेपाल, तिब्बत, बुद्धिस्ट, टीएसडी, सीरियन, सब जुड़ गए। 36 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने मन से बीड़ा उठाया कि इस फिल्म को हम बहुत ही एक अच्छे तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को दिखाएं। 16 शहरों में इसकी स्क्रीनिंग हुई। इसकी स्क्रीनिंग के चलते बहुत जगह बुलाया गया, हार्वर्ड में हम गए, पल्लवी भी ने, इनकी स्क्रीनिंग तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी वहाँ पे। और हमने सब जगह जाके एक ही बात बोली, हमने बोला अमेरिका जो है आज सारी दुनिया में छाती ठोक के कहता है हम ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में ये ह्यूमैनिज्म होता क्या है कभी देखा नहीं, दुनिया तो बटी ही हुई है, लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है कि वननेस क्या होता है, और ये वननेस जो है कश्मीर से निकला हुआ शैविज्म का कॉन्सेप्ट है। और इस तरह से हमने इस बात को सब जगह वहां पे बहुत प्रचार किया कि इंडिया की वैल्यूज क्या है और क्यों कश्मीर सारे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे कैपिटल हिल में पहली बार, सिनेमा तो छोड़िए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 2 फिल्म मेकर्स को बुला के कांग्रेशनल रिसेप्शन दिया गया। और वहां पे जो कांग्रेसमैन थे, कुछ डेमोक्रेट कांग्रेसमैन थे, जो पहले फ्री कश्मीर की जो कैंपेन चालू हुई थी एब्रोगेशन 370 के बाद, उसमें काफी उन्होंने एक्टिविज्म की और हमारी भारतीय मूल के भी हैं उनमें से। उन सबको कैपिटल हिल में, जिसको कि पावर और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है, वहां पे उनको स्पीचेस में ये एडमिट करना पड़ा कि यस इट वाज अ जेनोसाइड। आज ये सबसे ज्यादा रिव्यूड फिल्म है और सबसे ज्यादा इसके रिव्यूज जो पाकिस्तान से आए, शायद आपको पता है। हर पाकिस्तानी रिव्यूअर ने एक्सोडस वर्णी, जेनोसाइड वर्णी। आज जितना भी मीडिया जो गाली भी देता है मीडिया, वो भी जेनोसाइड लिख रहा है एक्सोडस में। तो ये एक उसका बड़ी ताकत थी। दूसरा, जब मैं पिछली बार गए थे हम लोग 2019 में, तो वहां मैंने देखा टाइम स्क्वायर वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टीजियस, सबसे महंगी
और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित एक साइट है। वहां अगर आपका ऐड लग गया मतलब आप दुनिया में टॉप पे आपके लिए। तो मैं जब गया रात को मैंने वहां देखा कि वहां पे फ्री कश्मीर की होर्डिंग लगी और उसको लगाने में पाकिस्तानी ही लोग थे मोस्टली और जो पीओके के लोग थे, तो उसमें बहुत तादाद में हमारे हमारे हिंदू भारतीय हिंदू लोगों के बच्चों ने भी काम किया था, उनने भी चंदा दिया था पैसे करने के और वो भी वहां पे झंडे पकड़ पकड़ के कहते फ्री कश्मीर, जिनके माँ बाप सुबह शाम पूजा करते हैं उनके बच्चे ही थे। और उस दिन मेरे दिमाग में एक आया कि मुझे बाद में पल्लवी ने बताया कि अमेरिका में आज तक किसी ने कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा, वहां आधा दिखा। ये फिल्म देखने के बाद अमेरिका में लोगों ने, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से $20, $100, $1000 जिसके जितना सामर्थ्य इकट्ठे कर करके इस साल 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स के साथ कश्मीर के पूरा नक्शा लगाया और 26 जनवरी और 27 जनवरी 2 दिन तक पूरे टाइम वहां पे कश्मीर का पूरा नक्शा कश्मीर फाइल्स के नाम से लोगों के सहयोग से चलता है। और उसके बाद में आपको जो सबसे बड़ी विजय है, जो सक्सेस, ये आप सबकी भी विजय है। कई बार आपने देखा होगा ये लोग आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका की स्टेट ने इंडिया के लिए ये साइटेशन दिया है कि इंडिया में तो फैशिस्ट गवर्नमेंट है। हिंदू जो लोग हैं वो सैफरन टेरर के लिए उठा लाते हैं कहीं कहीं से ये लोग, ये उसके लिए लॉबिंग करते हैं, एक्टिविज्म करते हैं, लोगों को वाइन पिलाते हैं, सब करते हैं, सेनेटर्स को पैसे देते हैं, कांग्रेसमैन को लॉबिंग अमेरिका में अलाउड है, डॉलर दे कर करा के ऐसा मैन्युपुलेट स्कीम करके कहीं से निकलवा। हमें नहीं पता था, लेकिन जो रोड आइलैंड एक बहुत ही डेमोक्रेट, सेकुलर, प्रोग्रेसिव, लिबरल जगह है, जितनी भी डेफिनेशंस लेफ्ट और इन लोगों की होती है सब है, बड़ा बड़ा है, हर सर्व गुण संपन्न। और जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स होते हैं वहीं से अपनी कैंपेन चालू करते। तो अभी 2-4 दिन पहले डॉक्टर सुरेंद्र कौल, जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फाउंडर है, वो आए तो रोड आइलैंड की जो जिसको विधानसभा हमारे बोलते हैं, वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वहां से एक सर्टिफिकेट लाए, पल्लवी आपको पढ़ के बताएंगे। और ये शांति से सुनिए, ध्यान दीजिए कि ये कोई भारत की स्टेट नहीं कर रही है, ये अमेरिकन स्टेट है। ये मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, मैं इसलिए पढ़ती हूँ। State of Rhode Island takes a citation. Be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to Vivek Ranjan Agnihotri, director and filmmaker, in recognition of the premiere of the Kashmir Files detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990, in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. And this is signed by the Speaker of the House, Joseph Shekhardji, Christopher Blaise-Jewski, Majority Leader, और Blake Philippine Minority Leader. मतलब डेमोक्रेट लीडर और रिपब्लिकन लीडर और स्पीकर तीनों ने ये साइन। तो इसकी खास बात ये है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पहली बार इसमें कश्मीरी हिंदू वर्ड लिखा गया है और पहली बार इसमें इस्लामिक गैंग्स वर्ड लिखा गया है। जो काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल बोलने में भी करते हैं, उसको एक फिल्म देखने के बाद एक स्टेट ने एक्सेप्ट। ये बड़ी छोटी विक्ट्री होगी, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी विक्ट्री कि इससे रास्ता तो खुला, लोगों के सामने सत्य को। विवेक जी, आपने कई बार कहा है कि हॉलीवुड इज अ सॉफ्ट पावर फॉर वेस्टर्न थॉट, भले कोई यूएस हो या कोई दूसरा देश हो। तो क्या हम ये मानेंगे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सॉफ्ट पावर? इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, देखिए सिनेमा जब 1945 में, 1940 और 45 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1942 में
अमेरिकन गवर्नमेंट ने CIA को ये काम दिया कि आप किस तरह से हॉलीवुड को एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज कर सकते हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए। और वो जो लड़ाई जीती गई थी वो सिर्फ ऐसे ही नहीं जीती गई थी बंदूकों और तोपों से, उसमें ये सॉफ्ट पावर ने काफी काम किया। सॉफ्ट पावर ने क्या किया, उसने हिटलर को एक्सपोज किया, नाजी को एक्सपोज किया, दर्दनाक कहानियां बाहर लाया। और आज भी आप देखिए, कहीं आप यहाँ से छोटा दूर आसनसोल चले जाइए, आप रतलाम चले जाइए, कहीं भी चले जाए छोटे गांव में, ताइवान चले जाइए, युगांडा, बच्चा जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, उससे पूछे वर्ल्ड में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी है बेटा, तो बोलेगा अमेरिका। बोलिए दुनिया में नंबर 1 कंट्री कौन सी है, बोलेगा अमेरिका। उसको स्कूल में तो नहीं पढ़ाई गई ये बात, लेकिन उसने हॉलीवुड की मूवी देख देख सीखा। हम कौन सी सबसे अच्छी सभ्यता है दुनिया में, हमारे बच्चों को नहीं पता। सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन कौन सा है, आप में भी बहुत, आपके बच्चे होंगे शायद उनको भी ये बात ना पता हो, आपको लड़ना पड़ता हो। हमने अपनी ग्रेटनेस की कहानी दुनिया में नहीं फैलाई है सॉफ्ट पावर, हमने अपनी कमजोरी की कहानी दुनिया भर में फैलाई। कास्ट सिस्टम के कितने नुकसान है हम ये बताते रहे, पर कास्ट सिस्टम के फायदे भी कितने हमने कभी नहीं बताए। हमने कभी एक परिपक्व आर्गुमेंट दुनिया के सामने नहीं लाया। कश्मीर पे इसके पहले 8-10 फिल्में बन चुकी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी, मतलब जिनमें आमिर खान, मणिरत्नम साहब, यश चोपड़ा प्रोडक्शंस, विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस, बड़े बड़े एक्टरों ने जिनमें काम किया है, ऋतिक रोशन। पर आप रोजा देखिए, बहुत बहुत इज्जत करता हूं मणिरत्नम साहब की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म, पर जब रोजा देखिए, फिजा देखिए, फना देखिए, मिशन कश्मीर देखिए, हैदर देखिए, ये सारी की सारी फिल्मों में क्या चीज कॉमन है, 2 चीजें कॉमन है। ये सारी की सारी 1990 के ही पीरियड में सेट है, सारी फिल्में। कोई 1980 की नहीं है, कोई 90 के दशक, मतलब जब टेररिज्म का जो दशक था 85 से 95 मान लीजिए आप, वो 10 साल के दशक में सारी सेट है। हैदर भी उसी पीरियड में सेट है। ये सारी फिल्में टेररिज्म को जस्टिफाई करती। क्यों टेररिस्ट कैसे बन गया बेचारा, उसमें कुछ जुल्म हुए वो टेररिस्ट बन गया। दलितों पे भी तो जुल्म होते, वो तो टेररिस्ट नहीं बनते। औरतों पे भी जुल्म होते, वो टेररिस्ट नहीं बनते। जुल्म से आदमी टेररिस्ट नहीं बनता, आदमी टेररिस्ट ब्रेन वॉशिंग से बनता है। तो ये सब, और दूसरा यहां इसमें कहीं भी हिंदू जेनोसाइड का जिक्र नहीं। दूसरा, इन फिल्मों ने जो सबसे बड़ा एक पाप किया, आप कल्पना नहीं करेंगे, मार्टन टेम्पल पूरे विश्व में अपने आर्किटेक्चर के लिए, आप चलिए धर्म नहीं मानते, आप उसके साथ देवी देवता नहीं जोड़ा, छोड़ दीजिए, आर्किटेक्चर तो मानते हैं। भारत की महान आर्किटेक्चर का प्रतीक था मार्टन टेम्पल, पूरे विश्व में लिखा गया उसके बारे में। उसको ध्वस्त तो कर दिया था, पर तब भी ध्वस्त होने के बाद भी उसको मार्टन टेम्पल तो सब बोलते थे, कश्मीर के लोग भी वही बोलते थे। लेकिन फिर हैदर की शूटिंग हुई, और मैंने अभी जब शूटिंग कर रहे थे अपने लड़कों से, मैंने बोला कि मैं मार्टन टेम्पल में शूट करना चाहता हूँ, उसकी परमिशन चाहिए। तो कह रहे सर ये कहाँ है, तो मैंने उसको नक्शा भेजा, ये जो गूगल मैप भेजा मैंने, कहते अरे वो शैतान की गुफा। उस फिल्म के कारण मार्टन टेम्पल का नाम आज कश्मीर में बदल गया है, उसको शैतान की गुफा के नाम से जाना जाता है, उसे मार्टन टेम्पल के नाम पे ये प्रॉब्लम हुआ। तब मैं जब हम पहले भी जब जा रहे थे, हम प्रधानमंत्री जी से मिले, और मैंने उनसे बोला मैं इस फिल्म को एज अ सॉफ्ट पावर यूज करना चाहता हूँ। जिस तरह से योगा और आयुर्वेदा आपने फैलाया है, इस फिल्म से मैं पूरे विश्व में लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कश्मीर की धरोहर क्या है, और हम ये काम करने में सफल हो रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है। आज ये तो आप भी मानेंगे। वक्त का तकाजा है। एक छोटा सा ये मैं आई कांट रेजिस्ट दिस क्वेश्चन, और ये पल्लवी जी के लिए है। विवेक अग्निहोत्री 2.0, ये एक समीकरण आपने कहीं बोला है, तो पल्लवी जी ने तो विवेक अग्निहोत्री 1.0 देखा होगा, 1.5 देखा होगा, तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे 1 से लेकर 2.0 तक, क्या ट्रांसफॉर्मेशन? ये विवेक है ना, फिल्म मेकर है, इज अ स्टोरी टेलर, तो इनकी हर कहानी का एक टाइटल होना बहुत जरूरी है।
तो इसीलिए ये 1.0 2.0 एक्चुअली हम सब इवॉल्व होते हैं। जो हम 21 साल की उम्र में थे वो आज हम नहीं, जो आज हम हैं वो आज से 20 साल बाद नहीं होंगे। तो हर आदमी इवॉल्व होता है, हर आदमी की इवॉल्व होने की वजह अलग होती है, स्पीड अलग होता है, डायरेक्शन अलग होती है। लेकिन हाँ, विवेक मेरे ख्याल से जिस दिशा से आए और फिर जिस दिशा में निकले थे और फिर जहाँ जिस दिशा में पहुँचे हैं, ये एक पूरा जिंदगी का त्रिकोण इन्होंने कवर कर लिया है पूरा का पूरा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो हर उस, जैसे हमको ज्योमेट्री में सिखाते हैं ना कि हर एंगल का वो कुछ एक ABC उस पॉइंट के नाम देने होते हैं, तो ऐसे इन्होंने अपने वो हर मोड़ को एक एक टाइटल दिया हुआ है। बट आई थिंक मुझे कहीं पता था कि वो हर चीज़ का सर्कल कंप्लीट होता है। वी ऑल कम बैक 360 डिग्रीज। तो अभी 3.0 भी इनका बाकी है। दो फायदे तो खोलनी है, दो फायदे तो खोलने हैं, विवेक की और कितनी फायदे खोलनी है। बहुत बड़ा काम हो रहा है। बहुत बड़ा काम हो रहा है। मेरे वायर के बीच में मत घुस किशन। ये फिल्म हमारे खुद की नहीं है, ये पास की फिल्म। बिल्कुल गलती मत करना कि पास की फिल्म है। ये फिल्म अगर पास की होती मैं बनाता ही नहीं। मुझे हिस्टोरिकल फिल्में बनाने का बहुत शौक है। ये हमारे फ्यूचर की और तुम्हारे फ्यूचर की। ये तुमको उठाएंगे इस तरह की बातें करके। 120 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। 120 करोड़ लोगों को पिछले 70 साल से इन लोगों ने इतनी पीड़ा और इतनी ग्लानि दी है, आत्मग्लानि, कि भारत का जो भी आदमी अंग्रेजी नहीं बोलता है, कोलोनियल का, उसको लगता था जैसे मैं कमजोर हूँ, मुझ में कोई कमी है। फंसना, नए भारत के नए स्वावलंबी व्यक्ति बनो। कोई ऐसा बोल रहा है और 70 साल से तुमने हमें गालियां दी हैं, थोड़ी तुम भी खा लो। Let us follow some order. जिस टाइम करूँगी उस टाइम देना। देखिए क्या है कि धारणा सी बना के कम्युनिस्ट लोगों ने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है और सबको ये लगता है वो करते हैं। वो है एस्टेब्लिशमेंट, वो चलाते हैं चीजों को। सरकारें तो आती है जाती है, सरकारों के आने जाने से नैरेटिव तो बदलते ही नहीं है। तो इसलिए वो डायलॉग इसीलिए है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट तो वही रहता है, उस एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ो। अच्छा सरकार चली, अच्छा कोई सी भी आ गई नई सरकार 2014 आई, बॉलीवुड के एस्टेब्लिशमेंट बदला। अगर ये फिल्म अच्छा चलती है तो वो सारी भाषा बॉक्स ऑफिस की समझते हैं। तो अगर ये फिल्म अच्छी चलती है तो तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को जो कश्मीरी नहीं उनको ये फिल्म दिखाओ। जब तक हर एक भारतीय इस फिल्म को ना देख ले चैन से बैठो नहीं, और उसके बाद तुम जिस दिन चाहोगे 50-100 विवेक अंदर और खड़े हो जाएंगे। पर उसके लिए हर भारतीय को फिल्म दिखाना जरूरी है। We'll come to two ladies. And we are taking all the rickshaw walas and we are taking and booking the full halls for rickshaw walas जो नहीं afford कर सकते, हम उसको sponsor कर रहे हैं। तो like they should know and sir like इस मूवी को जो gentleman यहाँ पता नहीं गायब हो गए तो अपने नंबर के साथ, तो I know कि this is the truth and I want to ask you, what can we do as a common Indian इसको ऑस्कर तक पहुंचाने के लिए? मैं आपसे कहूँगा बस उसको एक अच्छा सा हक दीजिए। उनको लगना चाहिए कि वो हमारा ही हिस्सा है, कटे फटे नहीं। वो जो आशीर्वाद है उससे बड़े बड़े रास्ते खुल जाते हैं, हिमालय भी मिलता है। सर आशीर्वाद के साथ हमारे बहुत सारे सैल्यूट प्लीज एक्सेप्ट कीजिए एंड वी लव यू पीपल। We'll go for the last question. Perhaps I think इस पूरे एडवाइस देंगे कि मैं आज देख रही हूँ मेरे साथ पढ़ने वाले काफी लोग एंटी नेशनलिस्ट जैसे कमेंट्स पास करते गए, काफी लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं। So as a youth, how can I try to urge people not to fall prey to such propaganda that's being followed in various educational institutions? तो देखो IMDb की रेटिंग मिल रही थी, उन्होंने वहां जाके उसको गिरवा दिया।
विकिपीडिया में फिल्म जो है उसके बारे में लिखा था, अब जाके उन लोगों ने अटैक करके लिख दिया कि इस्लामोफोबिक है, जबकि जिसने देखी है वो जानता है नहीं है, जिसने नहीं देखी है वो ये बातें कर सकता है। तो आप कुछ मत करिए, हम दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, हम अपनी ग्रेटनेस की बात करेंगे। किसी और के भाई बहन माँ परिवार के साथ क्या चल रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम अपनी माँ, अपने भाई, अपने पिताजी, अपनी बहन, उनकी तारीफ दुनिया में करेंगे। तो हम आपको अपनी फिल्म की बात करिए, फिल्म का विश्लेषण करिए, उस पर टीका करिए, टिप्पणी करिए, पर सोशल मीडिया को भर दीजिए अपनी बात से। जब कोई एक लकीर है तो उसी के बराबर की लकीर नहीं, उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए, उसके सामने हम अपने आप छोड़ी हो जाएगी। हर राधिका बहन से सतर्क है। विवेक जी, at this point I remember because आपने भी कहा होता है ट्रैफिक जैम के रिलीज के देख रहे हो यहाँ पे स्लोगन हेयरिंग हो रही है, इतने सारे यूथ आए, that's been a fantastic journey I guess, and not just this, जब इन्होंने कहा कि फिल्म जब फ्राइडे में रिलीज हुई थी तो शायद 200-300 स्क्रीन थे, and I think now it's 1,200, 1,500 और 5,000 स्क्रीन हो गए। टैक्स फ्री मूवीज होते हैं सुना था, लेकिन गवर्नमेंट हाफ डे देखी है मूवी देखने के लिए मुझे पहली बार जब कश्मीरी हिंदुओं को कहीं पे भी जगह नहीं मिली, बाला साहब ने बिना कुछ पूछे तुरंत आधी रात को उन्होंने उनके लिए सारे टेक्निकल कॉलेजेस में कोटा फिक्स करवाया। यही कारण है कि आज सारे वो हमारे कश्मीरी भाई बहन वो सब बहुत क्वालिफाइड। उस जमीन पे उस स्टेट में अगर फिल्म टैक्स फ्री नहीं हो तो बाला साहब की ये एक तरह से देखा जाए तो उनकी गरिमा को आहत पहुंचाने का काम। सारे कश्मीरी हिंदुओं ने मुझसे अपील की है तो मैं उनकी अपील आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। आपके भाई बहनों ने अपील की, आगे आपको क्या करना आप देखिए। मैं चाहता हूँ आप सब लोग बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ महाराष्ट्र सरकार से अपील करें, श्री उद्धव ठाकरे जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करें, सोशल मीडिया में चाहे तो चिट्ठी लिखें, चाहे तो उनके पास रिप्रेजेंटेशन करें, उनसे कहिए बाला साहब की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी अगर आप इसको टैक्स फ्री करेंगे, और आपको भी कश्मीरी हिंदुओं नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदुओं का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा तो जिनकी बात जुबान पे आ गई, तो मैं पढ़ रहा था कि more than Akshay Suleiman, more than Puri as well. It has been the biggest blockbuster that Hindi cinema has seen in the last 3 years, and we hope it is going to be the biggest blockbuster Indian cinema has ever seen in the last 3 years. आपने बात की कि ये जो है और आपके टेबल से जिसको राम गोपाल वर्मा जी ने जो कहा कि बॉलीवुड के बाद भी विवेक गुड 3-4 बार मैंने ही किया है। रुक लूंगी, लाओ इस हाथ में दे दो, इस हाथ में दो, इधर से I conclude this program and I once again thank Vivek ji, Pallavi ji, and Ashish ji को कैमरे आराम What is मीडिया बाहेर बाईट देतात।
मैडम जरा प्लीज आप चलिए मैडम गोइंग मैडम मैं आपको राज हाँ हाँ अरे यार ये इधर वायर है What are you doing?